जिन दिनों साहिबजादों का शहीदी दिवस आता उन दिनों क्लास चल रही थी, तो कुछ बच्चे लेट आए क्लास में। उनका एटीट्यूड था जैसे दे आर लीस्ट बॉदर्ड। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा तुम 40 बच्चे इस क्लास में बैठे हो, अगर इस समय 4 टेररिस्ट AK-47 लेके इस कमरे में एंटर कर जाएं और तुम्हें बोलें कि तुम्हारी ये छोटी उंगली काटेंगे नहीं तो मुसलमान बन जाओ, तो क्या करोगे? 40 में से 39 लोगों ने बोला हम मुसलमान बन जाएंगे। ये पंजाब की बात कर रहा हूँ आपसे। जैसे ही UPA 1 आई थी, उन्हें पता था एजुकेशन की कितनी पावर है और उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर करिकुलम चेंज करके किताबें छपवा दी। अब आप उसका इम्पैक्ट नोटिस करके देखिए कि आज हम हैं 2024 में, 17-18 वर्ष हो चुके हैं इन किताबों को चलते हुए। 1 वर्ष में 1 करोड़ बच्चा वो किताबें पढ़ता। तो अगर आप 18 वर्ष की बात कर रहे हैं तो आपने 18 करोड़ ऐसे लोग निकाल दिए जो उस जहरीली किताब को पढ़ के निकल रहे हैं। इनकी आपने बहुत सही बात बोली कि इनके इरादे कितने खतरनाक हैं। ये लोग उकसा रहे हैं एक सिविल वॉर के लिए। यहाँ के देश के लोगों को वो चाहते हैं कि एक सिविल अनरेस्ट हो, एक सिविल वॉर हो, एक गृह युद्ध हो। अब देखिए जो कास्ट सेंसस हुआ जिसमें कास्ट और ये जातियों को परिभाषित किया अंग्रेज़ों ने, बेसिकली उनको तो डिवाइड एंड रूल करना था। इस चीज़ को खारिज कर देना चाहिए था स्वतंत्र होने के बाद। कोई जाति नहीं है, सब हिंदू हैं। इस प्रोसेस को इतना नॉर्मलाइज कर दो कि वो जो सर तन से जुदा वाली प्रॉब्लम है वो हट ही जाए। सर तन से जुदा बोलना ही क्रिमिनलाइज होना चाहिए। जो IPC के सेक्शंस हैं उनको डेफिनेटली उनको FIR करके अंदर करना चाहिए। दे शुड बी पेनलाइज्ड यू नो फॉर दैट है। जब मैंने देखा कि कैसे ब्रेन वॉशिंग हुई है, तब मुझे हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस समझ में आई है। तो आप ये जानने निकले कि सच्चा इतिहास है क्या? जी, है ना? नहीं, मैं ये जानने निकला था कि ये क्यों इसको झूठ पढ़ा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि एक टीचर का माइंड कैसे काम करता है कि पढ़ाना है तो मैं सच पढ़ाऊंगा ना। सही बात है ना? हाँ। कोई किसी को कोई मदरसे के टीचर तो है नहीं आप। हाँ। मदरसे में तो सच हो झूठ हो वो किताब पढ़ानी है। बिल्कुल ठीक। तो ऑब्वियसली एक शिक्षक का धर्म है ये। हाँ। कि बहुत अच्छे से सच्चाई से जो भी है उसको पढ़ाए अपने बच्चों को। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब कोई झूठ पढ़ाएगा, पहली बात तो ये समझ में नहीं आती कि कोई ऑथर किताब में झूठ लिखेगा, पहले तो ये नहीं समझ में आता। फिर कोई टीचर अपने बच्चे को झूठ पढ़ाएगा, ये समझ में नहीं आता। तो फिर मैंने समझना शुरू किया कि झूठ क्यों पढ़ा रहे हैं। तो वो मैं एक एग्जांपल बहुत बार कोट करता हूँ। एक बार क्रिकेट कमेंट्री चल रही थी, सचिन तेंदुलकर को किसी ने LBW गलत आउट दे दिया, शायद स्टीव बकनर ने या किसी ने आउट दिया था उसे। तो तेंदुलकर थॉरो जेंटलमैन है, वो बिना किसी डिसेंट के वहाँ से चले गए। तो गावस्कर कमेंट्री बॉक्स में बैठे थे। वो बोले कि अगर आपका एक कंसिडरेबली लंबा क्रिकेटिंग करियर होता है एज अ बैट्समैन, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि कुछ फैसले जो अंपायर है वो गलत करेगा, कि आप आउट नहीं हैं तो भी आउट दे देगा, और उल्टा भी होगा, आउट हैं तो भी आपको नॉट आउट दे देगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ करियर ये इवन आउट, बैलेंस आउट हो जाते हैं। तो इसलिए वो ह्यूमन एरर है, कोई भी कर सकता है। लाइकवाइज फिज़िक्स में भी हम जब एक्सपेरिमेंट कराते हैं बच्चों को, तो उसमें भी आपने टेबल के मेजरमेंट लेनी है। एक बच्चा लेके आएगा सर ये 20.4 सेंटीमीटर का है, दूसरा आएगा सर ये 20.3 सेंटीमीटर का है। तो वो ह्यूमन एरर है। हम जब उसको एवरेज निकाल लेते हैं, 100 रीडिंग लेके एवरेज निकाल लेते हैं, तो बैलेंस आउट हो जाता है। दिस इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमन एरर। लेकिन यहाँ पर इन किताबों को जब आप स्टडी करते हैं, जो हिस्ट्री बुक्स हैं, इनमें सारे का सारा जो टिल्ट है वो किस तरफ है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी बहुत अच्छे हैं और तुम्हारा देश, तुम्हारे देश की परंपराएं और तुम्हारे देश का धर्म जो है वो सब बिल्कुल घटिया है। तो यहाँ पर जो एरर है वो सारा एक दिशा में ही जा रहा है, जो आपको बताता है कि ह्यूमन एरर नहीं, जानबूझ के किया गया है, डेलिब्रेट है ये। और क्यों किया गया? फिर जब आप इस्लाम को पढ़ते हैं और क्रिश्चियनिटी को पढ़ते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव है बाय हुक और बाय क्रुक पूरे संसार को इस्लामाइज़ करना या क्रिश्चियनाइज़ करना। और उन्होंने एजुकेशन को उसका एक टूल बना लिया है, और मार्क्सिस्ट उसमें उनके विलिंग पार्टनर्स हैं। दैट इज़ व्हाई इट इज़ हैपनिंग। बिल्कुल सही कहा नीरज जी। हम लोग एक ऐसे देश में, ऐसे एक विश्व में रहते हैं कि इस्लाम के बारे में अगर
कुछ भी बोलें, नॉर्मली तो लोग बोलने से ही डरते हैं, तो अगर बोले तो लगता है कि कोई कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ कोई फतवा जारी हो जाए या सरतन से जुदा जी। ये हमारे ऊपर जो है ये फतवा दे दिया जाए। लेकिन आप मैंने देखा है कि एक बहुत उन कम लोगों में से हैं और एक यूट्यूबर हैं जो अपने वीडियोस में खुलकर इस्लाम की, उसकी सच्चाई की चर्चा करते हैं। आपको कभी डर नहीं लगता इससे? जी, देखिए, जैसी आप बात कर रहे हैं थ्रेट्स वैसे आए भी हैं, जो सर काट के लाएगा 10 लाख रुपए इनाम देंगे, ऐसी घटनाएं हुई भी हैं। तो लेकिन मुझे भी पता था कि ऐसा होगा, तो करें या ना करें क्वेश्चन ये था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक शिक्षक होते हुए मैं झूठ बोलता हूँ तो फिर मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है सच बताना। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये जो समाज मिला है उसके कारण हमारे ऊपर हमारे ऋषियों का ऋण है। जो 3 ऋण बताए जाते हैं उनमें से ऋषि ऋण है जो चुकाना हमें चाहिए। अगर सारे ऐसे डर जाएंगे, कोई बात ही नहीं करेगा, तो ये हम ऋण चुका नहीं पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं इस पे बात करूँगा, और मुझे जब लोग देखेंगे तो और बात करेंगे। और अब आप देखें कई लोग आपको बात करते दिखाई देंगे। बिल्कुल, वो तो आपने ऐसी लॉ जगाई है जी। इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी हाल में 2 साल पहले की बात है, नुपुर शर्मा ने, कुछ गलत तो कहा नहीं था उसने, तो जो सत्य है, जो लिखा है, वो उसको कोट किया था उसने। और आप देखिए कि कितना बवाल किया इन लोगों ने। 2 चीज़ें आप देखिए, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इन्होंने तो जो प्रतिक्रिया की वो तो स्वाभाविक इनकी प्रकृति थी। सर तन से जुदा करा, ये वो, दुनिया भर का, कन्हैया लाल का वहाँ सिर काट दिया है ना, दुनिया भर के और कई लोगों को मार डाला बड़ी बर्बरता से। लेकिन हैरानी ये है कि जो हिंदू लीडरशिप है, जो हिंदू समाज है, जो हिंदू संगठन है, जो हिंदू धर्म गुरु हैं, जिनकी जिनकी संस्थाएं हैं, संगठन हैं, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कोई खड़ा नहीं हुआ उसके लिए, नुपुर शर्मा के लिए। ये क्या वजह है? पहले फिल्में आती थी, आपको ध्यान है, मुंबई की, जिसमें हफ्ता वसूली की जाती थी। तो उसमें जो विलेन होता था वो हमेशा क्या बताता था कि मैंने अपने डर से यहाँ पर कब्जा किया। मेहनत लगती है, डर से लोगों में खौफ बिठा के फिर उनसे हफ्ता वसूली की जाती है। ये जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, ये यही काम करते आए हैं कि हमने लोगों को डरा के रखना है, सड़कों पे आएंगे, गुंडागर्दी करेंगे और लोग डर जाएंगे। एज अ रिज़ल्ट इनको एक स्ट्रीट वीटो मिली हुई थी कि हम ऐसा करेंगे और समाज हमारे सामने झुकेगा। दूसरा क्या हुआ, ये पिछले 75 साल में जो हमारी ब्रेन वॉशिंग की गई, सरकारों ने भी की, क्योंकि आप याद कीजिए ना, हमेशा आपको एक स्टैंडर्ड डायलॉग सुनने को क्या मिलता था कि ये तो भटके हुए नौजवान है, आतंकवादी नहीं है, मज़हब तो कभी सिखाता ही नहीं, ये इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं, इस्लाम नहीं है। तो इस तरह से ब्रेन वॉशिंग, टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन है। हाँ, टेरर हैज़ नो रिलीजन, बिल्कुल ठीक है। तो ये 5-6 जुमले थे। अब ये टिपिकल प्रोपेगेंडा टेक्निक्स होती हैं कि आम एक व्यक्ति जो है वो इंटेलेक्चुअली लेजी होता है, तामसिक होती है उसकी प्रवृत्ति, कि वो अपने निजी स्वार्थों के बाहर सोचना नहीं चाहता। उसे आप 5-6 जुमले दे दीजिए तो उन्हीं के दायरे में ही सोचता है कि हाँ यार, ऐसा कोई मज़हब थोड़ी हो सकता है जो मारने की बात करेगा। तो एक तो ये ब्रेन वॉशिंग से हमारा जो पुरुषत्व है वो धीरे धीरे ख़त्म किया गया। फिर एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं, जैसे कश्मीर में जो किया गया कि 1 को मार दो तो 10 डर जाएंगे, 2 को मार दो 100 डर जाएंगे। तो ये डर से इन्होंने इस तरह का साम्राज्य खड़ा करना शुरू किया। और स्टेट ने क्या किया, दिवाली की रात को शंकराचार्य को पूजा करते हुए समय पुलिस वाले ब्रूटली उठा के लेके जाते हैं। तो मैसेज बहुत दूर तक जाता है उसका, लोगों में डर बैठेगा, स्वाभाविक है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो सो कॉल्ड नेता हैं, जो हिंदू लीडरशिप है, लीडरशिप को थोड़ी डरना चाहिए। बिल्कुल, जो धर्म गुरु हैं उसे थोड़ी डरना चाहिए। बिल्कुल। ये हैरानी ये होती है देख के कि आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हैं, एक हिंदू नेशनलिज्म की बात की आपने, और आप पावर में हैं, आप लीडर हैं, इतनी बड़ी आपकी लीडरशिप है, पूरी सरकार है, पूरी व्यवस्था है, आप क्यों डर गए? और जो हिंदू धर्म गुरु थे वो क्यों डर गए? तो ये वही बताया ना कि डर बिठाया जाता है अंदर। और
अगर हम अपने पूर्वजों की ओर नहीं देखते हैं तो हम उस डर से पराजित हो जाते हैं। क्योंकि आप देखिए ना, हमारी तो इतनी बड़ी, मैंने जब इतिहास पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि कैसे एक एक आदमी जो लड़ा था 100 से, वो क्या सोच के लड़ा होगा। बिल्कुल। कि जिस समय औरंगज़ेब भेजता था कि जाओ उस मंदिर को गिरा के आओ, अब इनकी सेना जाती थी, वहाँ 20 राजपूत बैठे होते थे, उनके पास वेपन भी ज़्यादा नहीं होते थे, लेकिन वो एक एक अंत तक लड़ता था, 4 को मार के मर जाता था। तो मैंने सोचा यार ये कैसे लोग थे और हम इतने कायर कैसे हो गए। मैं आपको एग्जांपल शेयर करता हूँ। मेरी वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्लासेस चलती थी फिज़िक्स की, पंजाब में चल रही थी। जिन दिनों साहिबजादों का शहीदी दिवस आता है उन दिनों क्लास चल रही थी। तो कुछ बच्चे लेट आए क्लास में। मैंने कारण पूछा, बोले सर वो जोड़ मेला चल रहा था तो इसके कारण हमारी बस रुक गई तो हम लेट पहुँचे। तो उनका एक्सप्रेशन ऐसा था कि क्या इनकन्वीनियंस है हमारे लिए। तो मैंने कहा तुम्हें इस दिन का सिग्निफिकेंस पता है? उनका एटीट्यूड था जैसे दे आर लीस्ट बॉदर्ड। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा तुम 40 बच्चे इस क्लास में बैठे हो, अगर इस समय 4 टेररिस्ट AK-47 लेके इस कमरे में एंटर कर जाएं और तुम्हें बोलें कि तुम्हारी ये छोटी उंगली काटेंगे नहीं तो मुसलमान बन जाओ, तो क्या करोगे? 40 में से 39 लोगों ने बोला हम मुसलमान बन जाएंगे। ये पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। एक ने नहीं बोला। मैंने उसे खड़ा किया, मैंने कहा मैं अगले स्टेप पे चलता हूँ। वो बोलते हैं हम तेरा एक हाथ काट देंगे, तब तू क्या करेगा? बोला सर फिर तो मैं बन जाऊँगा। मैंने कहा यही फ़र्क है तुम में और उन साहबजादों में जो 8 साल के और 5 साल के थे, वो दीवार में चिढ़ गए। और दैट सेट मी थिंकिंग कि हमने तप करना छोड़ दिया। हमने एज अ सोसाइटी, अब हमें तपस्या नहीं रही, तप नहीं करते हम। बच्चे को AC चाहिए, वो बाहर जाके काम नहीं कर सकता। जो हमारे पूर्वजों में तप था ना, वो हम शायद खो चुके हैं, इसलिए हम इतने कायर बन गए हैं। अगर हम अपने पूर्वजों के काम को याद रखेंगे और ये सोचेंगे कि हमने ये जो शिवाजी महाराज का चित्र लगा रखा है उन्होंने किया क्या था, वीर सावरकर का चित्र लगाते हैं तो उन्होंने क्या किया था, वो अगर हमें याद रहेगा तब हम उनसे इंस्पायर हो सकते हैं कि वो कर सकते थे तो हम उनका अंश तो कर सकते हैं। ये कमी है आज। बहुत सही कहा। इसीलिए इतिहास की किताबों से ये जो महान योद्धा हुए, जो इतने शूरवीर योद्धा थे हमारे, जो रियल हीरोज थे, उनका इसीलिए उनका समूचा उनका कहीं भी वर्णन मिलता ही नहीं, हटा ही दिया है। हाँ। कि कहीं इनको ना रोल मॉडल मान ले हैं एग्जैक्टली आने वाली पीढ़ियाँ। इसीलिए ये इन्वेडर्स का और आक्रांताओं का महिमा मंडन किया गया। जी एग्जैक्टली। बिल्कुल सही कहा आपने। स्वतंत्रता के बाद ये करिकुलम की पुस्तकें आई और भी जो पुस्तकें प्रकाशित हुई, उसमें वैदिक कालीन इतिहास को भी बहुत तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया है। इसका क्या कारण, यही वजह है कि इसका क्या कारण है कि एग्जैक्टली वही है ना। देखिए, आपने किसी भी समाज को अगर कन्वर्ट करना है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कन्वर्ट करना है उनका, तो आप तभी कन्वर्ट कर पाएंगे जब उसे अपने आप पे विश्वास नहीं होगा। आप उसका कॉन्फिडेंस कैसे खींचेंगे, कैसे लूज़ करेंगे? आप उसे बताएंगे कि तू घटिया आदमी है, तेरा बाप भी घटिया था, तेरा दादा भी घटिया था, तुम्हारा सारी परंपरा घटिया है, यहाँ तेरे पास ये ऑप्शन है, दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन, तब वो कन्वर्ट होगा। बहुत सही कहा आपने। मैं आपको एक अपना अनुभव बताऊं। 2-3 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की, कि मैं कुछ बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा था, मतलब 10वीं 11वीं 12वीं के, और ऐसे ही मैंने पूछा भारत में बताओ कि कौन कौन सी बहुत अद्भुत महान हेरिटेज साइट्स हैं, कौन से वास्तुकला के बड़े उत्कृष्ट उदाहरण हैं, कौन से ऐसे मंदिर हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि उन बच्चों को पता ही नहीं था, और किसी ने बस बोला तो ताजमहल बोला है। तो मैंने पूछा ऐसे ही, फिर हमने पूछा कि आप लोगों को पता है कि बृहदेश्वर कहाँ पे है, ऐरावतेश्वर कहाँ पे है, आप लोगों को पता है जैसे होसरेश्वर मंदिर कहाँ पे है। ऐसे मैंने ना कुछ मंदिरों के नाम लेने शुरू किए, उनको कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने सोचा कि देखिए, इस महान देश में इतने अद्भुत महान राजा हुए, ऐसे ऐसे साम्राज्य हुए, ऐसी उनकी संकल्प शक्ति थी कि कई कई पीढ़ियों तक वो मंदिरों का निर्माण चलता रहा है। ऐसी स्थापत्य कला थी। उस युग में
1000 साल पहले ऐसे मंदिरों को बनाने, आप सोचिए उनकी संकल्प शक्ति देखिए, असंभव है। आज नहीं कोई उसको वैसा संकल्प ले सकता है, और वो आज भी है और किसी को कुछ पता ही नहीं है। Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। प्राच्यम is putting out is an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हुई है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Pratyam. Pratyam is doing a very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pratyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy. किताबें जो आपने कहा ना कि एजुकेशन एकेडेमिया एक है और दूसरा मीडिया है, तो ना एकेडेमिया ने इसको कवर किया बताया, ना कभी मीडिया और फिल्मों ने कभी बताया। ये भी सिर्फ सबवर्जन करते रहे हैं जी। तो मीडिया के ऊपर भी कम्युनिस्ट पूरा अपना नियंत्रण बना के रखे रहे हैं। कम्युनिस्ट मुझे लगता है कि हम कभी कभी उन्हें ओवर एग्जेजरेट कर देते हैं कि कम्युनिस्टों ने किया। एक्चुअली किया तो मुस्लिम्स ने या इस्लामिस्ट्स ने ही है, जिहादियों ने ही किया है। सिर्फ वो जो फ्रंट है वो कम्युनिस्ट बन जाते हैं। अदरवाइज़ जैसे इरफान हबीब का एग्जांपल है अगर हिस्ट्री में, तो वो कहने को कम्युनिस्ट है लेकिन सारा काम तो इस्लाम का ही करता है। सेम जो फिल्म इंडस्ट्री रही है, आप देखिए, अगर आप यात्रा देखें 1947 से, उस समय यूसुफ खान को दिलीप कुमार बन के आना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता था कि हम वो लोग हैं जिन्होंने इस देश का विभाजन किया है और इस देश के लोगों में रोष है, क्योंकि उस समय तक शत्रुबोध तो जीवित था, क्योंकि ताज़ा विभाजन होकर हटा था। तो उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनी बदली हुई थी। हर मूवी, मुझे याद है हम छोटे छोटे थे जब ब्लॉकबस्टर मूवीज़ रिलीज़ होनी होती थी, स्टार स्टडीड मूवीज़, तो वो दिवाली पे रिलीज़ होती थी। अब क्या माहौल बन गया कि ईद पे फिल्म रिलीज़ हो रही है। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी ब्लेटेंट वो हो जाएगी कि ईद पे मूवी रिलीज़ हो सकती होगी। और अब उल्टा करके दिखाने लग गए हैं कि जो दिलीप था वो AR रहमान बन गया, और ये जानबूझ के मीडिया के सामने बताया जाता है कि ऐसा हो रहा है। तो मूवीज़ ने तो बहुत ज़्यादा ये काम किया है। फिल्में डेडिकेटेडली बनाई गई इस्लाम को ग्लोरीफाई करने के लिए। तो ये एक सोची समझी एक साजिश थी, एक षड्यंत्र रहा शुरू से कि इतिहास के साथ ऐसे छेड़छाड़ करो, फिल्मों के साथ ऐसे करो, करिकुलम ऐसा बनाओ
और शिक्षा मंत्री जानबूझ के वैसे ही रखे गए हैं, सेंसर बोर्ड वैसा रखा गया, सेंसर बोर्ड वैसा रखा गया। पिछले 10 वर्षों में क्या लगता है कि क्या चेंजेस हुए? अब तो शिक्षा मंत्री भी अब हिंदू हैं, रहे हैं जो भी रहे, इन्होंने कुछ कंस्ट्रक्टिव कदम उठाए आपको लगता है? आप शिक्षक हैं, आप बहुत बेहतर जानते होंगे। देखिए, जहाँ तक तो शिक्षा का प्रश्न है तो मेरा इंटरेस्ट है हिस्ट्री बुक्स में। हिस्ट्री बुक्स में अभी तक एनसीईआरटी ने जो चेंजेस किए हैं, मैंने आपको बताया कि बिल्कुल मार्जिन्स पे कुछ ऐड कर दिया, इस तरह का 2-4% पैच वर्क किया है, जो कि 10 वर्षों में इससे बहुत ज़्यादा काम किया जा सकता था, तो वो नहीं किया। अभी पीछे राज्यसभा ने एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई थी जिसमें उन्होंने पूछा था लोगों से कि बताइए आप क्या चेंजेस चाहते हैं, तो वहाँ पर जो उसके चेयरमैन थे सहस्रबुद्धे, विनय सहस्रबुद्धे थे, मेरी भी भेंट हुई थी उनसे और हमने उन्हें वो दिए थे कि ये चेंजेस हम चाहते हैं। तो अभी तक तो हम वेट कर रहे हैं। अब सुना है कि कमेटी बनी है जो बुक्स लिख रही है, लेकिन कब आती हैं उसका अभी तक मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो जो हमारे इनर सोर्सेज हैं, वो कमेटी बनी है, उनका कहना है कि कमेटी बनी है, लेकिन जो सच्चे शिक्षक हैं आपकी तरह, जो चाहते हैं कि सच्चाई बताई जाए, उनकी कुछ नहीं चल रही वहाँ पे। और वहाँ भी वही इस्लामिस्ट, लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट का एक नेटवर्क है जो एक मुखौटा बदल के वहाँ पे बैठ गया है और एक्चुअली वो उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा और घुमा फिरा के लिख रहा है। और ये लोग जो हैं, जो लोग प्रणेता हैं, जो चाहते हैं कि सच्चा इतिहास आए, जो अपने गौरव की बात उसमें लिखी जाए, अपने योद्धाओं के विषय में बताएं, कितने महान राजा, कितने महान साम्राज्य हुए, इसके विषय में बताएं, इसके विषय में, और क्या हमारे अपनी पारंपरिक जो ज्ञान परंपरा है, हमने क्या कंट्रीब्यूशन किया है पूरे विश्व में, हम किन किन चीज़ों के हम आविष्कारक रहे हैं, जनक रहे हैं, हमारे पास कितना उत्कृष्ट और उन्नत और विकसित ज्ञान विज्ञान था, इसका वो एक लाइन, एक सेंटेंस लिखने नहीं दे रहे उन लोग को। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है जो मुझे मालूम चला। और ये बहुत विश्वस्त और बहुत ही हाईली प्लेस्ड सोर्सेज जो बेचारे लगे हैं हमारे सच्चाई के, सत्य के हित में, सत्य के पक्ष में अपनी बात रखने के लिए, उनका कहना है कि ये अनफॉर्चुनेटली ये जो सरकार है ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि ये किस तरीके से ये लोग अपना चेहरा मुखौटा बदल के और किस तरीके से अभी भी काबिज हैं। देखिए, यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे ही UPA 1 आई थी, उन्हें पता था एजुकेशन की कितनी पावर है और उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर करिकुलम चेंज करके किताबें छपवा दी। अब आप उसका इम्पैक्ट नोटिस करके देखिए कि आज हम हैं 2024 में, 17-18 वर्ष हो चुके हैं इन किताबों को चलते हुए। 1 वर्ष में 1 करोड़ बच्चा वो किताबें पढ़ता। तो अगर आप 18 वर्ष की बात कर रहे हैं तो आपने 18 करोड़ ऐसे लोग निकाल दिए जो उस जहरीली किताब को पढ़ के निकल रहे हैं। और अभी भी अगर आप अपनी क्षुद्रता के कारण, अपनी छोटी सोच के कारण उन लोगों को नहीं लेके आते हैं जो सच्चा इतिहास लिख सकते हैं, जिन्हें लिखना चाहिए, तो ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी और मुझे लगता है अक्षम्य अपराध होगा, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। पूरी सबकी उम्मीद रहती है कि प्रधानमंत्री ही सब कुछ करेंगे, मोदी ये कर देंगे। अरे मोदी क्या क्या करेंगे? पूरा एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, पूरी कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर ब्यूरोक्रेसी है, सबको अपना कर्तव्य समझ के करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये बात उठनी चाहिए कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसकी कमेटी है, एक तरीके से आई वॉश है। ये वास्तविक रूप से कोई सुधार नहीं कर पाएगी, न करने जा रही है, और ना जो लोग कर सकते हैं उनको ये करने दे रही है। एक सेंटेंस नहीं डालने दे रही है। जो कि सच्चा इतिहास है। जिन जिन क्षेत्रों में सैकड़ों साल से, हजारों साल से भारत उत्कृष्ट रहा है, श्रेष्ठ रहा है, आविष्कारक रहा है, जिन जिन ज्ञान विज्ञान दर्शन, उसके विषय में वो एक लाइन डालने को तैयार नहीं है। उनकी बात को एकदम वो बोलते हैं, साफ मना कर देते हैं कि नहीं ये बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो ये बहुत चिंता का विषय है। जी, ये जो पिछले 10 साल बीते हैं, मैं बड़े क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या हो रहा है। पहले, अब ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, या जिन लोगों को समझ में नहीं होती सिस्टम की कि कैसे काम करता है या कैसे सबवर्ट करना है, पहले इन्हें झुंझुना पकड़ा दिया कि आप अगर किताब बदलनी है तो पहले आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी लानी पड़ेगी, फिर NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा, उसके बाद किताबें बदली जाएंगी। ऐसा
कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि ऐसा करना आवश्यक होता है। जो पहले एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी ऑन पेपर वो बहुत अच्छी पॉलिसी थी, उसमें कोई चेंज करने की आपको आवश्यकता नहीं थी। बल्कि 2014 में सरकार आती है, आप 2 साल लगाते कि हम कोई नई पॉलिसी नहीं ला रहे, जो पिछली सरकार की पॉलिसी वही चल रही है। आप पे कोई उंगली भी नहीं उठा सकता कि आप पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। करिकुलम फ्रेमवर्क में सारे अच्छे अच्छे शब्द होते हैं, वी हैव टू बी सेक्युलर, वी हैव टू बी इंक्लूसिव। आप सारा वही चीज़ रख के मेन चीज़ क्या इफ़ेक्ट करती है, जो किताब का कंटेंट होता है, जो उसका मटेरियल आपने डाला है, जो बच्चा पढ़ रहा है, उसका इम्पैक्ट होता है। आपको वो चेंज करना था और वो चेंज करने के लिए 2 साल से ज़्यादा का समय लगता ही नहीं है, जिसके लिए 10 साल इन्होंने इस चक्कर में लगा दिए कि पहले एजुकेशन पॉलिसी बनेगी फिर NCF बनेगा, विच वॉज नॉट इवन रिक्वायर्ड। तो दिस इज़ हाउ जो लोग वहाँ पे जिनके इंटरेस्ट होते हैं वो कैसे सिस्टम को सबवर्ट करते हैं। आपने ठीक कहा, अकेले मोदी जी सारे डिपार्टमेंट्स हैंडल नहीं कर सकते। इसके लिए ऐसे लोग चाहिए जो सच में आइडेंटिफाई कर सकें कि कहाँ पर ब्यूरोक्रेट है या कोई कोटरी है जो हमें बेवकूफ़ बना रही है, उन्हें कैसे ओवर रूल करके अपना काम करवाना है। जो आपने अभी बोला कि अर्जुन सिंह वहाँ बैठ गया था करवाने के लिए, ऐसा आदमी चाहिए जो वहाँ बैठा हो कि करो काम, हमने ये काम करके देना है, बस। काम कैसे नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, इसके बारे में एक अवेयरनेस और जागृति लाना बहुत आवश्यक है। कि बहुत तेज़ी से समय तो बीतता ही जा रहा है। आप सोचिए 10 साल में कितना समय बीत गया है। आज से 10 साल पहले आज जो अगर पॉलिटिकली भी अगर आप देखें, पॉलिटिकल दृष्टि से देखें, तो आज जो 18 साल का बालक है जो वोट देने का अधिकार जिसको मिला है, आज से 10 वर्ष पहले वो 8 साल का था। और अगर वो 10 साल अगर सही इतिहास से, अगर सही अपने देश की और संस्कृति के प्रति गौरव की पुस्तकों को पढ़ के अगर वो आता, तो वो सच्चा एक देशभक्त होता है। और दूसरी बात ये है कि वो इन जो इनके एजेंडाज हैं, फेक नैरेटिव्स हैं, लेफ्टिस्ट के, इस्लामिस्ट के, इनका शिकार नहीं होता। जो वोकिस्ट एजेंडा बहुत तेज़ी से फैल रहा है, वोकिज्म हमारे देश में, जो कि बहुत चिंता का विषय है, उसका वो शिकार नहीं होता, क्योंकि वो उसके इनॉकुलेट हो गया होता उसके प्रति है। तो ये हमने बहुत बड़ा एक समय गंवा दिया इसमें। ना केवल हमने गंवा दिया, बल्कि हमने उन बच्चों को और वल्नरेबल बना दिया है। और अभी इसमें भी जो आपने वोकिज्म बोला, उससे मुझे जो दूसरा फैक्टर ध्यान में आ रहा है, जहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो रही है पिछले 10 वर्षों में, वो क्या है कि जो अमेरिकन मॉडल हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, ये जो LGBTQ++++ जो सारा चल रहा है, ये सारे का सारा वहाँ से इम्पोर्ट होके आ रहा है। अब उसमें होता क्या है कि हमारे आज भी मैक्सिमम ब्यूरोक्रेट्स और लीडरशिप वेस्ट को अपने से ऊपर देखती है। जो वेस्ट करता है उसका अंधानुकरण करेंगे, क्योंकि वो शब्दों का चयन ऐसा करते हैं कि लगता है कि सारा कुछ इंक्लूसिव होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, वो 4-5 शब्द ऐसे सुना देते हैं। तो अपने लोग जो ज़्यादा अध्ययन नहीं करते, वो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स के मारे उनको फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं कि वी आर ऑल्सो वेरी ब्रॉड माइंडेड, हम तो कभी संकुचित थे ही नहीं, हम तो ऐसा स्वीकार करते हैं। उसका परिणाम क्या होता है? अब हमारे यहाँ पहले मेल और फीमेल की ऑप्शन होती थी फॉर्म भरने में, अब साथ में ट्रांसजेंडर जुड़ गया। देखिए कितने श्रूडली मार्केटिंग की इन्होंने। जो किन्नर समाज है, हमारा देश ऐसा है, हमारा समाज ऐसा है, उनका पूरा सम्मान करता है, उनका अपना एक इकोसिस्टम बना है कि उन्हें अपनी पूरे सम्मान से जीने का अधिकार मिलता है, वो वैसे ही रहते हैं और शताब्दियों से रह रहे हैं। आम व्यक्ति जो आज सड़क पे है, उसे जब आप ट्रांसजेंडर बोलते हैं तो वो सोचता है कि किन्नर की बात हो रही है, वो हमने वहाँ पे जोड़ दिया। जबकि जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, जो वेस्ट का कॉन्सेप्ट है ट्रांसजेंडर का, वो क्या है? वो इतना हास्यास्पद है कि लड़के के शरीर में बैठा है, वो सोचता है कि मैं लड़की हूँ, लड़की का शरीर है और वो सोचते हैं कि मैं लड़का हूँ। अब ये बहुत सारे बच्चों के जीवन में एक पासिंग फेज़ आता है ऐसा कि जब वो बच्चा अपने शरीर के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कुछ हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, तो किसी के मन में ऐसी बात उठ सकती है। 5, 7, 10% बच्चों के मन में ऐसी बात उठ सकती है, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो ये लेफ्ट के आइडियोलॉग्स हैं, उन्होंने वेस्ट में ट्रांसजेंडरिज्म को फ्रीज़ कर दिया कि 10 साल का बच्चा है, उसे पहले तो बताएंगे कि हो सकता है तू लड़की हो, फिर अगर उसने एक बार बोल दिया तो उसे रीइंफोर्स करते रहेंगे और फिर अल्टीमेटली उसका सर्जरी करा के उसके शरीर का सत्यानाश कर देते हैं। वो वहाँ का ट्रांसजेंडर है। अब ट्रांसजेंडर यहाँ पर फॉर्म में डलवा दिया, अब उसके पीछे वो सारे का सारा
जो LGBTQ+ सारी टर्मिनोलॉजी है उसे पुश किया जा रहा है और छोटे छोटे बच्चों को वही चीज़ सिखाई जा रही है जिससे कि उनके शरीर का नुकसान किया जा रहा है। एक तो ये फॉर्म में गलती की हमने ट्रांसजेंडर को डाल के। दूसरा हमने क्या किया कि जो आयुष्मान भारत वाली जो स्कीम है उसमें ये जो सर्जरीज़ की जा रही हैं उनके लिए 5 लाख का प्रोविज़न करके दिया हुआ है, विच मीन्स गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स का शरीर खराब करने के लिए पैसे दे रही है, फंडिंग कर रही है उसकी। अब ये डेफिनेटली मोदी जी ने तो किया नहीं होगा, ये उन्होंने जिसे भी काम डेलीगेट किया होगा वो कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट या कोई ऐसा नेता होगा जिसकी अपनी बुद्धि नहीं थी कि वो अपना विवेक लगाता कि आज जो काम हम भारत में शुरू कर रहे हैं वो 50 साल पहले अमेरिका में शुरू हुआ था और आज अमेरिका और कनाडा कितनी घटिया स्थिति में पहुंच गए हैं वो हम सब देख रहे हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो फेल्ड मॉडल को ला रहे हो, उसे आप आयुष्मान भारत में दे रहे हो। और अभी रिसेंटली क्या किया है, IAS ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग एकेडमी है मसूरी में, वहाँ जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है उसमें डाला गया है ये जेंडर सेंसिटाइजेशन के नाम पे उसे डाल रहे हैं। तो ये एक और बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जो मुझे लगता है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को बहुत ध्यान से चलना चाहिए, नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ियाँ थूकेंगी इनके नाम पे। बहुत सही कहा आपने। जो हालत है इस समय वेस्ट की, चाहे आपने जैसा कहा जाए अमेरिका हो, कनाडा हो, इवन यूरोप हो, यूरोप तो ऑलरेडी गॉन, मतलब इट्स you know it is almost collapsed or on the verge of collapse. और वो जो ये इनका एजेंडा था ना कि we will make these societies and countries stink, ये उसी कगार पे आ गई ये चीज़ें। और आप सोचिए कि हम लोग उन्हीं को अंधे होकर उनका अनुसरण कर रहे हैं। ये बहुत हैरानी की बात है। दूसरी बात नीरज जी, एज ए फिल्म मेकर जो मुझे लगता है कि फिल्मों पे, OTT प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पे कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का। आप बॉलीवुड की कोई फिल्म उठा के देखिए, नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज उठा के देखिए, आप किसी और जो दुनिया भर के जो इनके OTT प्लेटफॉर्म्स कितने खुल गए हैं, उसमें आप देखिए खुले आम जिस तरीके से अश्लीलता परोसी जा रही है, जिस तरीके से ये परोसा जा रहा है ट्रांसजेंडर, है ना, आप देखिए कोई ना कोई किरदार उसमें ऐसा ही रहेगा। ये जानबूझ के किया जा रहा है और हम लोग इसके प्रति सजग नहीं हैं। सरकारें जो है सेंसर बोर्ड डिफंक्ट हैं एक्चुअली, कोई काम नहीं कर रहे। और ये जितने सोशल मीडिया है और जितना भी OTT प्लेटफॉर्म है, इस पे तो कोई सेंसरशिप है ही नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और किसी भी समाज का सत्यानाश करने के लिए ये डिज़ाइन किए गए हैं जो प्रोग्राम आ रहे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। आप मतलब मैं अपना बचपन याद करता हूँ, या जब हम कॉलेज में थे, अगर हम किसी लड़की के सामने आए, लड़के की हिम्मत नहीं होती थी कि वो गाली दे दे। वो लड़की उस लड़के से कभी बात नहीं करेगी, पास बैठना तो दूर की बात है। प्लस लड़कों में शर्म होती थी कि यार लड़कियों के सामने हम गाली नहीं दे सकते। लेकिन आज देखिए क्या स्थिति है, लड़कियां स्वयं माँ बहन की गालियां देती हुई आपको दिख जाती हैं और वो इस पर गर्व महसूस कर रही हैं। तो ये 25 साल में इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया? हमने उसे पहले पुश किया, एक्सेप्टेबल बनाया, फिर उसे ग्लोरीफाई कर दिया। आज वो ग्लोरिफिकेशन तक पहुंच चुका। बहुत सही कहा आपने। गाली गलौच जो है जानबूझ के फिल्मों में डाला जा रहा है, मीडिया में डाला जा रहा है इस तरीके के कंटेंट में, और सेम ग्लोरीफाई कर रहे हैं उसको। सेम ये LGBTQ भी है कि इनिशियली उसे पहले पुश करो, फिर उसे एक्सेप्टेबल बनाओ, और अब उसकी ग्लोरिफिकेशन हो रही है। बहुत सही कहा आपने। नीरज जी, हमारे जो हम लोग बात कर रहे थे पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं, उसमें क्या ऐसा भी है कि इस्लाम को और ईसाई धर्म को बड़ा एक प्रोमिनेंटली उसको प्लेस किया गया है, और जो यहाँ के बहुसंख्यक हिंदू हैं, हिंदू धर्म को की बात ही नहीं है उसमें? हाँ, इसमें तो मैं एक जनरली क्या है खुला चैलेंज देता हूँ कि जो 10 किताबें हैं इनमें से मुझे एक ऐसी लाइन निकाल के दिखा दो जहाँ पर सनातन धर्म को पॉजिटिव लाइट में दिखाया जा रहा हो। एक सेंटेंस नहीं मिलेगा आपको। ऑन द अदर हैंड, कुरान और बाइबल दोनों घृणा से भरी हुई हैं। दोनों बोलती हैं कि महिलाएं पुरुषों से इन्फीरियर होती हैं, उन्हें सप्रेस किया जाना चाहिए, सप्रेस किया जाता है, इस तरह की आयतें उनमें भरी हुई हैं। लेकिन इन दोनों का केवल एक एक वर्स, एक एक आयत डाली गई है। 6ठी क्लास की जो किताब है उसमें जहाँ पर इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया है,
कुरान की केवल एक आयत डाली है, जहाँ बाइबल को इंट्रोड्यूस किया बाइबल की केवल एक वर्स डाली है, और उनसे मैसेज ये जाता है कि ये तो बहुत इक्वलिटी की बात करते हैं, जबकि जहाँ पर सनातन धर्म की बात आ रही है, जैसे आपने वैदिक काल की बात की थी, वेदों के बारे में क्या बताया जा रहा है कि उस समय जो लोग थे पानी के लिए लड़ते थे और ज़मीन के लिए लड़ते थे और लोगों को पकड़ के गुलाम बनाने के लिए लड़ते थे, जबकि एक्चुअल में हमारे देश की जो परंपरा रही है, एक तो हमारे यहाँ तो पानी की कभी कमी रही ही नहीं, तो इसलिए पानी के स्रोतों के लिए लड़ना तो वैसे ही हास्यास्पद लगता है। ये सारा जो डेजर्ट के कल्चर्स हैं वहाँ का जो जितनी कमी है वो इन्होंने वैदिक काल पे थोप दी है। गुलाम बनाने की प्रथा हमारे यहाँ कभी नहीं रही, जबकि बाइबल और कुरान दोनों गुलाम प्रथा को ग्लोरीफाई करती हैं, उसको कंडोन करती हैं। उन्हें ऐसा दिखाया जैसे मानो वो गुलामी की बात नहीं करते हैं। प्लस 8वीं क्लास की किताब में क्या दिखाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर जो सिस्टम था वहाँ पर तो लोगों को सप्रेस किया जाता था, लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन जैसी क्रिश्चियन मिशनरीज आए, उनके स्कूल खुले, तो वहाँ पर जो लोअर कास्ट थे उन्हें पढ़ने का मौका मिला और फिर वो उठ के उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू किया। तो ये ठीक वैसा ही प्रोपेगेंडा है जैसा आज से 100 साल पहले रवांडा की बुक्स में डाला गया था, और जिसका परिणाम हुआ रवांडा में जेनोसाइड हुआ था आज से 30 साल पहले। वही जेनोसाइड हमारे देश में करवाने की कोशिश है, क्योंकि सेम मैसेजिंग सेम टेम्पलेट यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। क्या हुआ था रवांडा में, आप एक बार बताएंगे ज़रा हमारे दर्शकों के लिए? हाँ, रवांडा अफ्रीका का एक देश है, बहुत बड़ा नहीं है। वहाँ पर पहले बेल्जियन का रूल हुआ करता था, उसके बाद जर्मन्स का रूल आया। वहाँ पर जो कम्युनिटीज़ थी वो मवेशी चराने वाले लोग थे मैक्सिमम, और कितने मवेशी किसके पास हैं वो डिसाइड करता था कि उसकी समाज में कितनी प्रतिष्ठा होगी। तो वहाँ पर प्राइमरीली 2 तरह की प्रजातियाँ भी नहीं, कैटेगरीज थी वो, हुटू और टूटसी कहते थे उन्हें। जिनके पास 10 से ज़्यादा मवेशी हैं या 5 से ज़्यादा मवेशी हैं वो ऊंची श्रेणी वाले माने जाते थे, उन्हें टूटसी कहते थे। जो कम मवेशी रखते थे उन्हें हुटू कहते थे। इनकी रेशो ऑलमोस्ट 20:80 की थी। तो जब ये कॉलोनाइज़र वहाँ पहुँचे, अब कॉलोनाइजेशन जब आपको करनी है तो थोड़े से लोग बहुत ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करते हैं, जिसके लिए ब्यूरोक्रेसी चाहिए होती है, और ब्यूरोक्रेसी को हर एक चीज़ लिखित में चाहिए होती है, और लिखित में हर एक चीज़ कैटेगराइजेशन में चाहिए होती है। तो उन्होंने क्या किया, इन सब के आइडेंटिटी कार्ड्स इशू करने शुरू कर दिए कि ये हुटू है, ये टूटसी है, ये हुटू है, ये टूटसी है। तो वो जो फ्लूइडिटी थी कि आज का हुटू कल का टूटसी हो सकता है या वाइस वर्सा हो सकता है, अब वो नहीं होगा, क्योंकि उसके पास आई कार्ड आ गया, फिक्स हो गए। और विद इन 30 ईयर्स ऐसा हो गया कि कोई जब बाहर से आता था तो उसे लगता था कि हुटू और टूटसी कास्ट हैं। ये उन्होंने वहाँ पर क्रिएट कर दिया। और साथ में दूसरा इसमें क्या ऐड किया कि जो टूटसी हैं जो 20% हैं, इनका रंग थोड़ा सा फेयर है। ये नॉर्थ की डायरेक्शन से इन्होंने रवांडा पे हमला किया, जो यहाँ के मूल निवासी थे। हाँ, ये आपको हंसी आई, आपको समझ में आ गया टेम्पलेट, स्क्रिप्ट तो सेम ही लग रही है। एग्जैक्टली वही है। तो उन्होंने यहाँ पे आए, यहाँ पर उन्होंने अपना सिस्टम क्रिएट किया, यहाँ की महिलाओं के साथ उन्होंने शादियाँ करनी शुरू की, और फिर यहाँ पे कब्जा करके 80% का शोषण करना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली सेम टेम्पलेट यहाँ है। और 1994 में 8 अप्रैल को शायद वहाँ पर दंगे शुरू हुए थे, जो लगभग 3 महीने चले। उन 3 महीनों में 8 लाख लोगों की हत्या की गई थी, और वही टेम्पलेट आज हमारे देश में काम कर रही है। Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। प्राच्यम is putting out as an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve.
पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हुई है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Pratyam. Pratyam. Pratyam is doing a very, very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pratyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy. कष्ट होता है देखिए कि जो करेक्शंस हमें कर लेने चाहिए थे वो अभी तक कर नहीं पाए हम लोग। और अभी जो लालू यादव, राहुल गांधी जो नैरेटिव चला रहे हैं वो एग्जैक्टली वही वाला है। जो वो अवर्ण और सवर्ण के बीच में लड़ाई कराने की कोशिश कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वही चीज़ है। वही चीज़ यहाँ पे ला दी गई कास्टिसिज्म के रूप में है। यहाँ तो कास्ट का तो कहीं वर्णन ही नहीं, तो यहाँ तो वर्ण थे हमेशा, वर्ण, कुल, जाति। हाँ। अब देखिए माथुर कौन है? जो मथुरा का रहने वाला है वो माथुर बिल्कुल बिल्कुल। बख्शी कौन है? वो उसका एक टाइटल है। भंडारी कौन है? जो भंडारा संभालता था। तो ये कोई ऐसा थोड़ी था कि कास्ट वो कोई लीनिएज चली आ रही है। बहुत सही कहा आपने। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। हाँ, गुण कर्म स्वभाव से। वो तो एकदम स्पष्ट है वो तो हम सोचिए कि किस तरीके से इन बातों को भूल के कि भगवान ने क्या कहा, कृष्ण ने क्या कहा, क्या हमारे मूल जो वैदिक संस्कृति है, जो हमारी इतनी प्राचीन सभ्यता है, उसमें क्या था, उसको भूल के किस तरीके से इनके झूठ को हमने स्वीकार कर दिया। अब देखिए जो कास्ट सेंसस हुआ जिसमें कास्ट और ये जातियों को परिभाषित किया अंग्रेज़ों ने, बेसिकली उनको तो डिवाइड एंड रूल करना था। इस चीज़ को खारिज कर देना चाहिए था स्वतंत्र होने के बाद। कोई जाति नहीं है, सब हिंदू हैं, है कि नहीं? वर्ण है, वर्ण इज डिवीजन ऑफ लेबर। कास्ट तो है ही नहीं, कास्ट तो है ही नहीं। ये देखिए ये नहीं हुआ। और अब कैसे देखिए ये लोग किस तरीके से प्ले कर रहे हैं। इनके, आपने बहुत सही बात बोली कि इनके इरादे कितने खतरनाक हैं। ये लोग उकसा रहे हैं एक सिविल वॉर के लिए। यहाँ के देश के लोगों को वो चाहते हैं कि एक सिविल अनरेस्ट हो, एक सिविल वॉर हो, एक गृह युद्ध हो यहाँ पे, और लोग आपस में एक दूसरे को लड़ने, काटने और मारने के लिए उतारू हो जाए। तो ये इनकी स्क्रिप्ट है। जो रवांडा में हुआ वो चाहते हैं कि यहाँ पे भी हो। एग्जैक्टली, वेरी डेंजरस है। एक और चीज़ जी करूँ। हाँ, एक हम बात करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, है ना। अब ये फिर से अंग्रेज़ों का दिया हुआ शब्द है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैसे बन गए? क्योंकि वो एक शेड्यूल तैयार कर रहे थे ट्राइब्स का। तो ट्राइब्स कैसे बने? वैसे तो हमारे देश में सदा ही ऐसे लोग थे जो वनों में रहते थे, घुमंतू होते थे, जब उनका मन करता था कहीं रुके, नहीं तो वहाँ से आगे चले गए। लेकिन पिछले 1200 वर्षों में जो चेंज आया वो क्या था कि जैसे ही उत्तर से इस्लामिक इन्वेडर्स आते थे, वो जब हमला करते थे तो एक तो किला होता था, किले पे हमला करेंगे, क्योंकि शहर जो थे दीवारों के अंदर होते थे, उनकी घेराबंदी करके उन पे कब्जा करते थे। प्लस किलों के बाहर या शहरों के बीच बीच में कहीं पर गांव हुआ करते थे। तो गांव में ये क्या करते थे, गांव पे जाके कब्जा किया, जो पुरुष थे उनकी हत्या कर दी, जो महिलाएं और बच्चे थे उनको मंडियों में ले जाके बेचते थे। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस थी, जो अभी आपने देखा होगा जो ISIS वाले ने यजीदियों के साथ किया है। वही चीज़ जो यजीदी तो बेचारे थोड़े से बचे हैं, यहाँ पर हमारे देश में तो करोड़ों की संख्या में वो काम किया इन्होंने।
तो जैसे ही गांव को पता लगता था कि मुस्लिम सेना वहाँ तक पहुँच गई है, तो गांव का गांव छोड़ के वो वनों में चले जाते थे कि हम इनके हाथ नहीं आएंगे, हम वन में रहना स्वीकार कर लेंगे। और जो मुस्लिम क्रॉनिकल करने वाले हैं, उन्होंने ये सारी बातें स्पष्ट लिखी हैं कि गांव खाली होता था, वो वनों में चले जाते थे, फिर या तो हमारे हाथ वो आते ही नहीं थे, वो वहीं रहते थे जानवरों की तरह, वहाँ पर पानी इकट्ठा करके वहीं रहना वो स्वीकार कर लेते थे। फिर इन्हें स्पेशल इस तरह के टूल बनाने पड़े कि जो यहाँ का बांस है, बांस के जंगल होते थे, बांस काट काट के उन तक पहुँच के फिर मर्दों को मारते थे और महिलाओं को उठा के ले जाते थे। जो बच गए वो वहाँ पर कबीले की तरह रहना शुरू कर देते। तो वो थे जिन्हें अंग्रेज़ों ने आके शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोल दिया। अब आज़ादी के बाद हमें करना क्या चाहिए था? हमें इनका इतिहास बताना चाहिए था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम के आगे घुटने नहीं टेके, अपने आप को सुरक्षित रखा, उनसे लड़े। ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो लड़े हैं, इसलिए हम इनको आरक्षण दे रहे हैं। उससे देखिए फ़र्क क्या पड़ना था। आरक्षण आप आज भी दे रहे हैं, तब भी देना था। तब उन्हें सम्मान की दृष्टि मिलती यार कि ये वो लोग हैं जो लड़े हैं, उन्हें आरक्षण इसलिए मिल रहा है। अभी क्या किया आपने? उन्हें सवर्णों से लड़ाने का शुरू कर दिया कि यार ये तो मेरिट को खा रहे हैं। शब्दों का ही चेंज है ना, शब्द का हेर फेर है बस। बहुत सही कहा आपने। नीरज जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इसके जो सहसंघचालक हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि चाहे वो मुसलमान हो या हम हो, हम सबके पूर्वज तो एक ही हैं। आप कहाँ तक सहमत हैं उनकी इस बात से? टेक्निकली तो उनकी बात ठीक है कि जो हिंदू शब्द है वो ज्योग्राफिकल शब्द है, कि जो इंदस नदी के इधर रहते हैं वो हिंदू हैं। लेकिन उसका जो आगे वो निष्कर्ष निकालना चाहते हैं या जो मैसेजिंग देना चाहते हैं, वो स्वीकार्य नहीं होगी मुस्लिम समाज को स्पेसिफिकली। क्योंकि इस्लाम अपने आप में क्या कहता है? वो अपने आप को आइडियोलॉजिकली डिफ़ाइन करता है, वो पूर्वजों से डिफ़ाइन ही नहीं करता। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो मोहम्मद आप है, जिसने शुरू किया है इस्लाम। उसने क्या बोला था कि जो मेरे माँ बाप हैं, क्योंकि उन्होंने इस्लाम नहीं अपनाया था, इसलिए वो भी जहन्नुम में है। ओह जी। अच्छा। उससे हाँ किसी ने स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तो बोला वो जहन्नुम में है। लेकिन तो आगे काउंटर क्वेश्चन हुआ कि वो तो पैगंबर की माँ है। बोला इसलिए वो सबसे हल्के वाले जहन्नुम में है, जहाँ पर आग सिर्फ टखनों तक रहती है, उससे ऊपर नहीं आती। अच्छा। तो अगर हम ये सोचते हैं कि इस तरह की बातों से उन्हें रिझा लेंगे, वो संभव नहीं होगा। वो एक पब्लिक पोस्चरिंग के लिए अच्छा हो सकता है कि हम सर्वसमावेशी हैं, हम उनसे घृणा नहीं करते, क्योंकि आरएसएस की अनफॉर्चुनेटली इमेज ऐसी बनाई गई है कि वो एंटी मुस्लिम है, जबकि वो एंटी मुस्लिम नहीं। और शायद इसी इमेज को तोड़ने के लिए उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट भी दी है। मेरा कंजेक्चर ये है कि वो एक मैसेज दे रहे हैं कि हम तुमसे घृणा नहीं करते, हम तुम्हें भी स्वीकार करते हैं। और मुस्लिम्स को ये स्वीकार्य नहीं होगा। मुस्लिम स्वीकार कर, देखिए ना, दो चीज़ें हैं। एक तो पहले ही उनके मन में आरएसएस के प्रति घृणा भरी जा चुकी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस्लाम आइडियोलॉजिकली ही इस चीज़ को स्वीकार कर लेता है कि ठीक है भाई, होंगे हमारे पूर्वज, पर हम तो अब इस्लाम अपना चुके हैं। अगर हम पहले वहाँ थे, अब हम इस्लाम में चले गए हैं, तो हम वापस क्यों आए? इसका कोई कारण नहीं ना दे रहे हम इसमें, बल्कि हिंदू कंफ्यूज हो जाएंगे और कुछ नहीं। हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो 80% हिंदू है, वो तो क्या बोलते हैं उसे, भेड़ बकरियों की तरह है। वहाँ उनको तो मौलाना सिखा देगा कि हमारे तो पैगंबर साहब ने ही बोला था कि मेरी तो माँ भी अगर नहीं है तो वो जहन्नुम में है, तो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो 80% हिंदू है, जो सर्वधर्म समभाव का चूरण चाट चाट के बड़ा हुआ है, वो सोच लेता है कि यार ये भी हमारे जैसे ही है। तो ये टेक्निकली एरर है। टेक्निकली ठीक हो सकता है, टेक्निकली एरर है वो। बहुत सही कहा आपने। अच्छा, ये अभी भारत में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, ऐसा बहुत देखने को मिल रहा है कि बहुत से लोग इस्लाम को छोड़कर, इस्लाम धर्म को, और हिंदू धर्म अपना रहे हैं। उनकी संख्या भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो क्या ये हिंदुओं के लिए क्या कोई गर्व की बात है? क्या है ये, कैसे लेना चाहिए इसको? जी, इस्लाम को धर्म नहीं कहेंगे हम, क्योंकि उसमें धर्म जैसे कोई एलिमेंट्स नहीं है। लेकिन आपने ठीक कहा कि एक बहुत बड़ी संख्या है जो अब इस्लाम को छोड़ती जा रही है, उनका मोह भंग हो रहा है। सोशल मीडिया के आने से पहले, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि हमें पता ही नहीं था कि इस्लाम के अंदर क्या है, कुरान में क्या लिखा है। अब वो लोगों को पता लग रहा है, तो मुसलमानों को भी पता लग रहा है। कई बारी
हम जनरलाइजेशन में गलती क्या कर लेते हैं, हम सोचते हैं सारे मुसलमान एक जैसे होंगे, जबकि मुस्लिम समाज में भी बहुत वैरायटी है। वहाँ पर भी कुछ सेंसिबल लोग हैं, सेंसिटिव लोग हैं। इनफैक्ट मैंने एक लेक्चर दिया था इस टॉपिक पे, तो उसके बाद मुझे कई मुसलमानों के मेल आए। अरे वाह। हाँ, एक ने तो स्पेशली लिखा कि मैं वो सेंसिबल और सेंसिटिव मुस्लिम हूँ जो इस्लाम छोड़ चुका हूँ और सनातन धर्म को अपना चुका हूँ। तो हमें इन लोगों तक पहुँचने की आवश्यकता है। अब इसमें सबसे सुंदर चीज़ क्या है कि उन्हें इस्लाम की एक ऐसी पिक्चर प्रेजेंट की जाती है जो सच्चाई से कोसों दूर है। उन्हें बताया जाता है कि मोहम्मद एक बड़ा दया करने वाला आदमी था, कुरान में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। लेकिन जब वो मोहम्मद का चरित्र पढ़ते हैं, जब वो कुरान पढ़ते हैं, तो उन्हें दिखाई देता है यार इसमें तो कोई स्वीकार करने वाली चीज़ ही नहीं, तो सारी नफ़रत सिखाते हैं। तब जिनकी चेतना जगती है वो फिर समझ जाते हैं कि ये हमें बुद्धू बनाया जा रहा है, वो छोड़ देते हैं इस्लाम को। तो इसके लिए जो आपका क्वेश्चन था कि हिंदुओं को खुश होना चाहिए, डेफिनेटली खुश होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी स्वामी विवेकानंद को अपना आइकॉन मानते हैं। उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात बोली थी, हमें मुसलमानों और ईसाइयों को वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे के सारे तलवार के दम पे कन्वर्ट किए गए हैं। जब एक हिंदू में से कन्वर्ट होता है तो एक हिंदू कम नहीं होता, एक दुश्मन बढ़ जाता है। तो जब ये प्रक्रिया जिसकी आप बात कर रहे हैं ये जब चलती है तो वो प्रोसेस रिवर्स में हो रहा है कि एक दुश्मन कम नहीं हो रहा, एक हिंदू साथ में और बढ़ रहा है। तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। इनफैक्ट पॉलिसी लेवल पे सरकार को ये काम करने की आवश्यकता है कि हम आपको बताते हैं कि कुरान के अंदर क्या लिखा है, मोहम्मद क्या था, बाइबल के अंदर क्या लिखा है, ये देखो। और हम एक मिनिस्ट्री ऑफ घर वापसी शुरू करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी या ह्यूमनाइजेशन शुरू करते हैं। उसका काम हो इनको वापस लेके आने का, बजाय इनका मदरसों में शोषण हो, बजाय ये नफ़रत करना सीखें, बजाय इसके कि वो जिहाद करना सीखें, किताल फी सबिलिल्लाह करना सीखें। उससे अच्छा है उनको आप हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ाएं, उनका शुद्धिकरण करें, वापसी करें, तो ये समस्या जड़ से निपट जाएगी। तो कितने परसेंटेज लोग हैं होंगे भी जो आ रहे हैं इस तरफ? इसका कोई सर्वे तो किसी ने किया नहीं है, लेकिन पिछले साल मैं केरल गया था। वहाँ आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी, वहाँ पर एक एक्स मुस्लिम्स की ऑर्गेनाइजेशन है जो खुले में ये काम करती है इस्लाम को छुड़ाने। लेकिन वो तो इस्लाम में तो इट इज देयर इज अ डेथ पेनल्टी है। हाँ, मैं यही तो बता रहा हूँ आपको। मैं वहाँ गया है तो आप मार डालेंगे वो तो। ठीक बात है। अच्छा, केरल में भी सबसे बदनाम जिला कौन सा? मल्लापुरम, जहाँ वो मोपला हिंदू नरसंहार हुआ था। वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी पिछले साल जनवरी में, तो मैं वहाँ गया। वहाँ पर बाहर उन्होंने बोर्ड लगाया कि यहाँ पर एक्स मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो रही है। पूरा सेमिनार हॉल था, 200 लोग बैठे थे, लड़कियाँ मतलब महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे। पुरुष ज़्यादा थे, ऑफ कोर्स 80 से 90% पुरुष थे। तो मेरी उनसे बात होने लगी कि पहले तो जब वहाँ मल्लापुरम जाना था तो अब क्योंकि मुझे थ्रेट रहती हैं तो मुझे थोड़ा ध्यान रखना था अपना। बोले आप चिंता मत करो, मल्लापुरम में आपको कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा अच्छी बात है। तो गए वहाँ। अब जो उनसे बात हुई, उनका कहना ये है कि केरल में अगर ये डेथ पेनल्टी वाली प्रॉब्लम ना हो तो ओवरनाइट 60% मुसलमान इस्लाम को छोड़ देंगे। अच्छा जी, तो ये तो बहुत कमाल की आपने बात बताई है जी। और ये जो आपका सुझाव है, तो मैं चाहूँगा कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप में और प्रधानमंत्री तो पहुँचे कि एक मिनिस्ट्री फॉर्म करनी चाहिए। अगर इतना विल है लोगों के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम रिटर्निंग, घर वापसी, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ शुद्धिकरण, ह्यूमनाइजेशन, जो मर्जी नाम दे, कुछ भी देखिए ना, या मिनिस्ट्री ऑफ डी डेमोनाइजेशन। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो ये तो बहुत बढ़िया आपने बात बताई कि इतना ही बड़ी अगर संख्या में लोग हैं। अच्छा, तभी बोले कि आप सेफ हैं वहाँ पे। हाँ। ओह अच्छा, मतलब एक बाहर से तो एक अलग ही एक पिक्चर वहाँ की मालूम चलती है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ हाँ, कि लोग सोचते हैं कि मोनोलिथ है इस्लाम या मुस्लिम कम्युनिटी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो जितना इनके बीच में जाता हूँ मैं उतना ही फील कर रहा हूँ कि हमसे कमी हुई, हमने इन्हें वहाँ से निकाला नहीं। और आपने सही कहा कि वहाँ भी बहुत अच्छे लोग हैं, सेंसिबल लोग हैं, सेंसिटिव लोग हैं, और जो रिलेट नहीं कर सकते। ये एक किसी डेजर्ट कल्ट की जो बातें हैं, है ना, आज से 1400 साल पहले लिखी हुई, वो उससे रिलेट नहीं कर सकते।
कोई भी एक नॉर्मल अगर होगा तो उसको लगेगा ना कि समथिंग ऑफ है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि कोई इनिशिएटिव हो सरकार का कि जो एक्स मुस्लिम्स हो उनको कोई ख़तरा ना हो, वो सुरक्षित महसूस करें और वो अपनी स्वेच्छा से अगर आना चाहें तो इस तरफ आ जाएं। दूसरी चीज़ जो मेरे मन में विचार उठता है कि वापस आने का भी एक सिंपल कुछ प्रोसीजर होना चाहिए जी, है ना। अभी तक वो प्रोसीजर कहीं लेड डाउन नहीं है, कहीं डिफाइन नहीं है ना। एक सिंपल सा हो, हाँ, है ना। जो थे वो थे, लेकिन कोई भी सिंपल अगर प्रोसीजर हम कर दें कि हाथ में गंगा जल और तुलसी ले लें, कोई एक मंत्र पढ़ के बस आ जाए, इतना सिंपल हो। किसी भी एक आचार्य, किसी भी एक, है ना, एक कर्मकांडी किसी पंडित के पास बैठ के और एक संकल्प लेके बस उस संकल्प के तहत ही वापस आ जाए। क्योंकि ये भी अगर बहुत हम सिंपल कर देंगे ना तो और फिर आने का रास्ता जो है और खुल जाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो क्या आपको लगता है कैसा होना चाहिए प्रोसीजर? ये तो मेरे मन में ऐसे ही आया जी, एक विचार, क्या होना चाहिए इसका आने का प्रोसीजर? अभी तक इसमें देखिए क्या हो रहा है, 2-3 जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लगती हैं एक्स मुस्लिम्स को, क्योंकि मेरे पास तो बहुत बार आते हैं और वो बताते हैं कि हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अभी उनकी इच्छा है कि वो एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करें, एक रैली निकालें दिल्ली में, बताने के लिए कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं और हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए। जो आपने बात बोली वो एक्स मुस्लिम कम्युनिटी ऑलरेडी चाहती है कि ऐसा हो। दूसरा जो एक कन्वर्शन का प्रोसेस है, इसमें एक तो आर्य समाज कराता है और एक हिंदू महासभा है जिनको इसकी अथॉरिटी मिली है कि वो इस तरह का काम कर सकते हैं, सर्टिफिकेट इशू करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन्हें कहाँ पे आ रही है? इन्हें आती है अपने डॉक्यूमेंट चेंज कराने में। आधार कार्ड चेंज कराना है, पासपोर्ट चेंज कराना है, गज़ट में नाम चेंज करवाना है। तो प्रक्रिया बड़ी कम्बरसम है। एक तो कम्बरसम है, प्लस जो एक गरीब मुसलमान है उसके लिए महंगी भी है, लगभग 6-7 हज़ार रुपये लग जाते हैं उनके। तो एक गरीब आदमी 6-7 हज़ार रुपये निकालना उसे कष्ट होता है। तो ये सिंप्लीफाइड प्रोसीजर होना चाहिए, एक सिंगल विंडो होनी चाहिए कि अगर आप इस्लाम छोड़ रहे हैं, आप क्रिश्चियनिटी छोड़ रहे हैं, तो ये विंडो है, यहाँ पर आइए, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हम इस तरह से चेंज कर देंगे। एक तो ये होना चाहिए, प्लस जो इस प्रोसेस को इतना नॉर्मलाइज कर दो कि वो जो सर तन से जुदा वाली प्रॉब्लम है वो हट ही जाए। सर तन से जुदा बोलना ही क्रिमिनलाइज होना चाहिए। जो ये बोल रहा है वो सीधा सीधा धमकी दे रहा है ना, वो तो बिल्कुल, तो वो क्रिमिनलाइज होना चाहिए। छोटे छोटे काम है जो सरकार को करने पड़ेंगे, करने चाहिए। वो जो आईपीसी के सेक्शंस हैं उनको डेफिनेटली उनको एफआईआर करके अंदर करना चाहिए। दे शुड बी पेनलाइज्ड फॉर दैट। Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। Pratyam is putting out is an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Pratyam. Pratyam is doing a very, very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pratyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children.
reaching out to the people with the results of the research. I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy.